हेलो फ्रेंड्स, यह है स्टोरी की दुनिया चैनल और यह हमारा स्टोरी रिबॉर्न इन विलनेस बॉडी। चैप्टर 149 शर्म नहीं है। अब तक जब सब लोगों ने आरवी को सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। आगे वही आरवी सीढ़ियों से फोन चलाते हुए नीचे आती है और फिर अपने फोन को शॉर्ट्स के पॉकेट में डालकर अपनी नजरों को उठाती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके चारों तरफ पूरी रायजाड़ा और ओबेरॉय फैमिली बैठकर उसे घूर रही थी। वही बॉयज डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे घूर रहे थे। उन्हें घूरता देख एक बार को तो आरवी भी हैरान हो जाती है, लेकिन खुद को नॉर्मल करके बोली, क्या बात है, मुझे लगा था कि मैं ही अकेली हूँ, लेकिन यहाँ पर तो पूरी बटालियन ही बैठी हुई है, नॉट बैड। और फिर कुछ कदम चल के डाइनिंग टेबल पर जहाँ पर सिर्फ एक सीट खाली था जो कि प्रणव और नील के बीच में था, वहाँ पर बैठ जाती है। वही प्रणव के बगल में जब आरवी बैठती है तो वो ध्यान नहीं देती है, उसके बैठने से प्रणव का फेस काला हो गया था। वही डॉक्टर प्रणव को इस बात पर गुस्सा आया कि कोई लड़की उसके बगल में कैसे आकर बिना उससे पूछे बैठ सकती है। तभी उसे ध्यान आया कि इस लड़की को तो उसने कभी देखा ही नहीं है और नहीं इसके बारे में कुछ सुना है, इसलिए वह अपने कठोर लफ्ज में बोला, हु आर यू। वही जब आरवी प्रणव की इतनी कठोर आवाज सुनती है तो वह अपनी नजरें जो कि प्लेट में गड़ाई हुई थी उसको उठाकर अपनी भवें उठा देती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती और फिर से अपनी नजरों को प्लेट में गड़ा देती है। वही प्रणव ने जब देखा कि यह लड़की उसकी बातों को इग्नोर कर रही है तो वह एक झटके से अपने चेयर से उठकर सीधा आरवी के बाजू को पकड़कर उसे उठाकर पीछे की ओर धकेल देता है, जिससे आरवी लड़खड़ाकर गिरने को होती है, लेकिन नील ने उसके हाथों को पकड़ लिया था इसलिए वह बच गई। वही जब उसे ध्यान आया कि किसी ने उसे धक्का दिया है तो उसका फेस धीरे धीरे लाल होने लगा और वह एकदम से सीधी होकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर सीधा प्रणव के नाक पर दे मारी, जिसके कारण प्रणव चिल्लाते हुए अपने हाथों को नाक पर रखकर बोला, यू स्टूपिड गर्ल, इसके पास मैनर ही नहीं है, कैसे बड़ों से बिहेव करना है। जिस पर आरवी आगे बढ़ते हुए बोली, क्या कहा, मेरे पास मैनर नहीं है, तुम्हारे पास तो मैनर है ना, तो फिर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। जिस पर डॉक्टर प्रणव बोला, पहले तो तुम बिना पूछे मेरे बगल वाले चेयर पर आकर बैठ गई और उस पर से जब मैंने पूछा कि कौन हो तुम, तो तुमने कुछ जवाब नहीं दिया और कोई मुझे इग्नोर करे, मुझे यह बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया, अंडरस्टैंड। जिस पर आरवी फीकी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ, तुमने ही तो यह चेयर खरीद कर रखा है ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आकर यहाँ पर बैठ सके, और रही बात इग्नोर करने का तो तुम्हारे जैसे बेशकल वाले आदमी को इग्नोर ना करे तो क्या करे, ब्लडी फूल। उसकी बात सुनकर सारे लड़के मन ही मन हंसने लगे, लेकिन वो ऊपर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे। वही डॉक्टर प्रणव ने जब इस छोटी लड़की को इस तरह जवाब देखते पाया तो वह थोड़ा आगे जाकर आरवी के आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान तुम्हारी उम्र से ज्यादा है। तो आरवी अपने जीभ को निकालकर अपने हाथों से नापते हुए बोली, अरे कहाँ बेशकल आदमी, देखो तो मेरा जुबान बस 2 इंच है और कहाँ मैं अच्छी खासी लंबी हूँ। उसकी बात सुनकर प्रणव मन ही मन सिर पीटने लगा कि किससे उसने मुंह लड़ा लिया, और फिर अपने मन में बोला, अगर सारे लोग यहाँ पर नहीं होते तब मैं इस छोटी लड़की को बताता कि मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, लेकिन अभी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वहीं आरवी जब देखती है कि यह लड़का बिना कुछ बोले चला गया तो वह भी आराम से उसकी बगल सीट पर बैठ गई। वही पूरी रायजादा फैमिली और ओबेरॉय फैमिली ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वही आरवी जब प्लेट में अपना खाना निकालने को हुई तभी उसका ध्यान डाइनिंग टेबल पर बैठे सारे लड़कों पर गया, जिसने चुप्पी साधी हुई थी और उन सबको देखकर लग रहा था कि वह बिना मन के यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए वह अपने बगल में बैठी नील से पूछी, काले बिलोते, इतने दिन से तो तुम दिख नहीं रहे थे, ना ही मेरे से बात कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया। उसकी बात पर नील जो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था वह अपनी नजरें उठाकर आरवी की तरफ देखता है और फिर धीमी आवाज में बोला, वो कॉलेज एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसलिए बिजी था।
जिस पर आरवी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने ध्यान दिया था कि नील का बात करने का लफ्ज़ा उससे बदल चुका था। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर थोड़ा तेज आवाज में बोली, वैसे आप सबको कुछ हुआ है क्या? जिस पर सारे लड़के अपने नजर उठाकर आरवी की तरफ देखते हैं तो आरवी बोली, वह क्या है ना, तुम लोगों के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, जैसे यहाँ पर कोई मातम छाया हो। उसके इतना बोलते हैं पीछे से रागिनी जी बनबनाते हुए आई और आरवी के गालों पर एक थप्पड़ रसीद दिया। उनके थप्पड़ मारते हैं सारी औरतें अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं लड़कों का ध्यान सीधा आरवी के गालों पर गया, जहां पर उसने अपना एक हाथ रखा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। वहीं रागिनी जी एक नज़र अपने हाथ को देखती हैं जिससे उसने थप्पड़ मारा था और फिर चिल्लाते हुए बोली, अनु, अब तक हमने तुम्हारे सारी गलती बर्दाश्त कर ली, लेकिन यह बर्दाश्त के बाहर है कि तुम कोई भी बात बोल दो। जिस पर आरवी अपने हाथ को गाल से हटाते हुए बिना भाव के बोली, मैंने क्या गलत कहा? उसकी आवाज को सुनकर एक बार रागिनी जो भी अजीब लगा, क्योंकि उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, लेकिन वह उसकी आवाज को इग्नोर करके बोली, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली में क्या हुआ है? अरे जानोगी भी कैसे? दिन भर तो इधर उधर घूमती रहती हो, कभी ना घर आती हो ना कभी ससुराल जाती हो, फोन करने पर फोन भी रिसीव नहीं करती। आखिर क्या करती हो तुम दिन भर घर से बाहर? तभी बात को बढ़ते देख राधिका रागिनी जी के पास आई और बोली, मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप अनु को गलत समझ रही है। जिस पर रागिनी जी राधिका का हाथ छुड़वाकर उसको साइड करके आरवी की तरफ बढ़ते हुए बोली, सोचा था कि शादी के बाद में ये बदल जाएगी, सोचा था कि शादी के बाद यह मुझे मां मान लेगी, सोचा था कि शादी के बाद यह अपना पत्नी धर्म निभाएगी, सोचा था कि शादी के बाद जिम्मेदारी को समझेंगी, लेकिन देखो तो। और फिर आरवी के नीचे से ऊपर की तरफ हाथ दिखाते हुए बोली, देखो इसके कपड़े, इसके कपड़े देखकर कोई कह सकता है क्या ये नई नवेली दुल्हन है? और उस पर से ना मांग में सिंदूर ना गले में मंगलसूत्र, यह कैसी नई दुल्हन है जिसके अंदर शर्म नाम का कोई चीज नहीं। वहीं जब सांची जी सरोजी सुनते हैं कि यही नवी नवेली दुल्हन है तो सांची जी आगे आते हुए बोली, मुझे लगा था कि मैंने जो भी तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाई है वह गलत है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया कि वह जानकारी बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे ससुराल वाले मायके वाले सब लोग खड़े हैं, लेकिन न तुमने उनको कोई प्रणाम किया ना कोई बात किया, सीधा मुंह उठाकर खाना खाने के लिए चल दी। और तो और जब तुम यहीं पर थी तो तुम्हें नीचे आकर एक बार देखना चाहिए था ना कि किसी को तुम्हारी जरूरत है कि नहीं। और जब नीचे आई तो देखो तुम्हारे कपड़े और तेवर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो। और कपड़े देखकर अभी वह उसके आगे बोलती उससे पहले ही पीछे से एक कड़कती आवाज आई, कपड़े देखकर क्या? इस आवाज को सुनकर सारे लोग कांप गए और वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि शिवाय लाल आंखें, माथे पर हरी नशे उबरते हुए लंबे लंबे कदमों से उन्हीं की तरफ आ रहा था। वहीं जब सांची जी शिवाय को देखती हैं तो वह घबरा जाती है। तब तक शिवाय भी उनके पास आकर खड़ा होकर बोला, आगे बोलिए। उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर सांची जी के तो गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था, लेकिन वह अपनी अटकती हुई आवाज में बोलने की कोशिश करने लगी, सीसी शिवाय बेटा। लेकिन उसके आगे वह नहीं बोल पाई। जब रागिनी जी ने देखा कि सांची जी कुछ नहीं बोल रही है तो वह डरते हुए बोली, शिवाय बेटा मैं तो बस ये बोल रही थी कि उसे कपड़े ढंग का पहनना चाहिए। इतना बोलकर वो चुप हो गई क्योंकि उनकी नजर शिवाय के लाल आंखों पर पड़ी। सारे लोग इस नज़ारे को देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहीं पता नहीं प्रणव की भी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी, जैसे वह भी कुछ बात जानकर काफी गुस्सा हो गया हो। जब ओबेरॉय दादी ने देखा कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है तो वह आगे आते हुए बोली, शिवाय छोड़ो इस बात को और ये बताओ। तभी शिवाय अपनी एक उंगली दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा करके रागिनी जी की तरफ देखकर बोला, क्या कमी है उसके कपड़ों में?
जिस पर रागिनी जी कुछ नहीं बोलती तो इस बार शिवाय गरजते हुए बोला, बोलिए मिसेज रायजादा, क्या कमी है उसके कपड़ों में। वही रागिनी जी जो कि अब राहत के सांस ले रही थी कि ओबेरॉय दादी के आने की वजह से शिवाय को उन्हें कुछ जवाब नहीं देना पड़ेगा शिवाय को, लेकिन शिवाय को इस तरह से बोलता देख उनकी बत्ती गुल हो जाती है। लेकिन वह खुद को संयम करके बोली, उसने जो कपड़े पहने हैं उसमें से उसका पैर दिख रहा है और ऐसे कपड़ों हमारे खानदान में नहीं पहना जाता। इतना बोलकर वो चुप हो गई। तभी शिवाय ने आरवी को देखा जिसने बैगनी कलर का शर्ट और व्हाइट शॉर्ट्स पहने हुई था जो कि उसके घुटनों के ऊपर था। और फिर वह रागिनी जी की तरफ नजरें गड़ाकर बोला, मुझे उसके कपड़ों में कोई कमी नहीं दिख रही, क्योंकि जितना बॉडी को ढकना जरूरी होता है उससे बहुत ज्यादा ढका है उसका बॉडी उन कपड़ों में। और आपने अभी क्या बोला कि हमारे खानदान में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। और फिर उसने अपनी नजरों को राधिका, रुचि, रिद्धिमा, लावण्या, माहिरा पर घुमा देता है और फिर बोलता है, इतने सारे लड़कियों में से किसने इससे ज्यादा कपड़ा पहना हुआ है। इन सब की ड्रेस तो वाइफी की भी ड्रेस से छोटा है, जो कि पहनना इन्हें है तो चॉइस भी इनका ही होना चाहिए, इसलिए हम उन पर ये नहीं थोप सकते कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। और फिर वह राधिका की ओर मुड़ के बोला, कम हेयर। तो राधिका डरते हुए रागिनी जी के बगल में खड़ी हो गई। तभी शिवाय एक झटके से पीछे मुड़कर सीधा आरवी के हाथ को पकड़कर उसे राधिका के बगल में खड़ा कर देता है और फिर रागिनी जी से अपने सर्द आवाज में बोलता है, बताइए इन दोनों में से किसका ड्रेस ज्यादा रिवीलिंग है, बताइए मिसेज रायजादा। वही राधिका को तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने अभी स्लीवलेस बाजू विद हाफ बैकलेस वाला फ्रॉक पहना हुआ था जो कि उसके थाई तक था। वहीं जब सांची जी ने देखा कि शिवाय ने रागिनी जी को नहीं छोड़ा है जो कि आरवी की मॉम है तो उसे क्या छड़ेगा, तो वह धीरे धीरे पीछे होने लगी। तभी रागिनी जी बोली, बात यहाँ पर यह नहीं है कि किसने ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहना है, बात यह है कि वह शादीशुदा है और शादीशुदा लड़कियों को अपने कायदे में रहना चाहिए। इतना बोलकर वह अपनी नजरों को चुराने लगी। वहीं उनकी बात सुनकर शिवाय की मुट्ठियां भींच गई और वह अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, क्या आप सच में वाइफी की बायोलॉजिकल मॉम है? मुझे कभी कभी लगता है कि आपने वाइफी को किसी से चुरा लिया है। उसकी बात पर सारे परिवार वाले हैरान हो गए। वही रागिनी जी का चेहरा सफेद पड़ गया और वह चिल्लाते हुए बोली, शिवाय। तो शिवाय बोला, चिल्लाई मत, और मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे पर ऊंची आवाज में चिल्लाए। और क्या गलत कहा मैंने? आप बार बार वाइफी को ताना मारती, लोगों के सामने जलील करती। अरे ऐसा बोलते हुए आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि इन सब बातों से वाइफी के दिल पर क्या असर पड़ेगा। और आपने क्या बोला, शादी के बाद लड़कियों को अपनी कायदे में रहना चाहिए। जहां तक मुझे याद है शादी के बाद भी आप शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, पार्टी वगैरह भी करते थे, उस वक्त कहाँ गया था आपका ज्ञान? आपका यह ज्ञान तब भी नहीं रहेगा जब राधिका या रुचि शादी के बाद पार्टी करेंगी या शराब पिएगी। लेकिन जब बात मेरी बीवी पर आएगी तो आप मुंह उठाकर कुछ भी बोलने लगेगी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मानता हूँ कि आप उसकी मॉम हैं, तो आपका उस पर सबसे पहला और सबसे ज्यादा अधिकार है, लेकिन मैं भी उसका पति हूँ तो मेरा भी उस पर कुछ अधिकार बनता है। इसलिए आइंदा से अगर आपने कुछ भी मेरी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोला तो आई स्वेर मैं जरूर कुछ बड़ा कर दूंगा जो कि आपका बर्दाश्त से बाहर होगा। इतना बोलकर वह हंफने लगा। वही आरवी जो कब से सूनी आंखों से सारा नजारा देख रही थी, अब उसके आंखों के कोने में आंसू बढ़ चुके थे शिवाय के बात को सुनकर। और उसे तुरंत ख्याल आया कि अभी जाकर वो शिवाय के सीने से लिपटकर पूरी तरह से खुलकर उसकी बाहों में रोए। नहीं, उसने तुरंत ही अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और अपने हाथों की उंगलियों से आंसू को पोंछते हुए धीमी आवाज में बोली, नहीं आरवी, तू कमजोर नहीं पड़ सकती, तू डेविल ही सही जिसके बॉडी में कोई दिल ना हो। तभी डॉक्टर प्रणय के फोन पर एकदम से मैसेजों का बौछार होने लगा जिसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी।
डॉक्टर प्रणय जब मैसेज को खोलता है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी और वह अपने कड़कते हुए आवाज में बोला, आप लोगों को कैसे भी करके 1 घंटे में डॉक्टर यार को ढूंढना होगा, वरना हम जानकी ओबेरॉय को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर प्रणव की बात सुनकर हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए आरवी एकदम से बोली, क्या कहा आपने? जानकी मॉम को क्या हुआ? चैप्टर 150 ये तुमने सही नहीं किया। जिस पर डॉक्टर प्रणव ने कुछ नहीं बोला तो आरवी शिवाय की ओर देखती हैं, जो उससे नजरें चुरा रहा था। तो वह एकदम से तेज कदमों से चलकर शिवाय के बाजू को पकड़कर उसे झंकोड़ते झय बोली, बोलिए मिस्टर रायजादा, क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? क्या हुआ जानकी मॉम को? जिस पर शिवाय अपनी आंखें मोड़कर 2 सेकंड बाद खोलते हुए बोला, मॉम पर किसी ने अटैक करवाया है कल रात को, और उसी में मॉम के शरीर के भीतर 2 गोलियां लगी हुई थी जिसे डॉक्टर ने निकाल दिया है, और साथ में चाकू भी लगा है। लेकिन जिस पर आरवी बोली, लेकिन क्या मिस्टर रायजादा? तो डॉक्टर प्रणय आगे आते हुए बोला, लेकिन उन गोलियां या फिर चाकू में जहर लगा हुआ था जो कि अब जानकी ओबेरॉय के बॉडी के अंदर चला गया है, और यह जहर या फिर केमिकल कुछ ऐसा है जिसे डॉक्टर पता नहीं लग पा रही हैं। तो आरवी एकदम से प्रणय की ओर मुड़ते हुए बोली, लेकिन आप तो पता लगा सकते थे कि कैसा केमिकल पाया गया है डॉक्टर प्रणय। जिस पर डॉक्टर प्रणव हैरान होते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कैसे पता होगा? तो आरवी सख्त आवाज में बोली, मुझे पता है कि तुम पता लगा चुके हो उस जहर या केमिकल के बारे में। उसकी बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए कि ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट में कैसे डॉक्टर प्रणव से बात कर रही है। तभी रागिनी जी बोली, अनु तुम्हें पता है अभी है ये एशिया के सेकंड टॉप डॉक्टर है, और जब इन्होंने कहा है कि वह पता नहीं लगा पाए कि कौन सा केमिकल या जहर बॉडी में पाया गया है तो वह सही ही बोल रहे होंगे। तभी आरवी अपने एक हाथ से उनको रोकते हुए बोली, मिसेज रायजादा, डोंट डू इंटरफेयर इन माय लाइफ, अपने काम से काम मतलब रखिए। और फिर वह डॉक्टर प्रणव की तरफ देखती है तो प्रणय बोला, उनके बॉडी में आर्सेनिक पाया गया है। डॉक्टर प्रणय की बात पर आरवी हैरान हो जाती है। वहीं बाकी सब प्रणव की ओर देख रहे थे कि अभी तो ये डॉक्टर बोल रहे थे कि उसे कुछ नहीं पता कि कौन सा केमिकल पाया गया है, फिर भी कोई भी कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। वहीं आरवी ने जब प्रणव की बात सुनी तो घबराहट में अपने हाथ को बाल पर फिराने लगी। तभी वहां पर ऋषभ आया और बोला, बिग बॉस। तो शिवाय अपनी आंखों से उसे बोलने का इशारा करता है तो वह आगे बोलता है, डॉन नंदिनी की ओर से मेल आया है कि वह आज दूसरे ऑपरेशन में बिजी है, वह भी दूसरे शहर में। उसकी बात पर सारे लोग परेशान हो गए, शिवाय भी, और फिर अपने मन में बोला, ये तुमने सही नहीं किया डॉक्टर यार। इतना बोलकर वह पॉकेट से अपना फोन निकालकर एक मैसेज एक ग्रुप में सेंड करता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था, इंडिया के सारे खबरी को पता लगाने के लिए कहो कि डॉक्टर यार कहाँ पर है, और साथ में अपने एस गार्ड को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकलो, चाहे यह सब करने में कितनी भी तबाही मच जाए। मुझे कैसे भी करके डॉक्टर यार 50 मिनट के अंदर चाहिए। वही इस मैसेज के जाते ही ऋषभ के फोन पर मैसेज आया और वह उसे मैसेज को पढ़कर दंग रह गया और एक नज़र शिवाय को देखता है और फिर अपने मन में बोला, जिसका डर था वही हुआ। वही बाकी सारे परिवार वाले और डॉक्टर प्रणय आरवी पर नजर बनाए हुए थे जो अपने बालों पर हाथ फिरा रही थी। तभी वह एकदम से खड़ी होकर डॉक्टर प्रणव से बोली, अभी तक तुमने क्या किया है? जिस पर प्रणव उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो आरवी अपना माथा खुजलाते हुए बोली, जो पूछा है वो बताओ। तो प्रणव बोला, देखो छोटी लड़की, ये कोई खिलौना नहीं जिसे कोई भी खेल लेगा, यह एक जिम्मेदारी है जिसमें सालों साल तक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आरवी बिना झिझक के बोली, आई एम ए डॉक्टर। जिस पर सारे लोग हैरान हो गए, सिर्फ अरहान, शिवाय, रागिनी जी और राधिका को छोड़कर। तभी विक्रम जी आगे आते हुए बोले, क्या बोल रही हो अनु? माना कि तुम अपने आप को सबसे ऊपर समझती हो, लेकिन यहाँ तो मत झूठ बोल कि तुम डॉक्टर हो। डॉक्टर भगवान के समान होता है।
तभी अरहान आगे आते हुए बात को संभालते हुए बोला, विक्रम अंकल वह सही बोल रही है, वो डॉक्टर है, उसी ने अम्यांश का इलाज किया था। अरहान की बात सुनकर सारे लोग चुप होकर आरवी को देखने लगे। वही प्रणव भी घुरकर आरवी को देखने लगा कि कोई इतनी छोटी लड़की डॉक्टर भी हो सकती है। तभी सबके कानों में अरहान की आवाज गई, माना तुमने अम्यांश का इलाज किया, लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क है। जब डॉक्टर प्रणव ने बोल दिया है यह इलाज डॉक्टर आर के बिना पॉसिबल नहीं है, तो तुम यह कर कर खुद के करियर को क्यों दांव पर लगा रही है। जिस पर आरवी कुछ बोलती उससे पहले ही एक बॉडीगार्ड दौड़ते हुए हॉल के अंदर आकर बोला, सर वह राम सर। जिस पर ओबेरॉय दादी तेज आवाज में बोली, साफ साफ बोलो। जिस पर वह बॉडीगार्ड बोला, राम सर अचानक से बेहोश हो गए और उनका बॉडी हरा होने लगा है। उनकी बात सुनकर सारे लोग डर गए। तभी आरवी प्रणव से बोली, क्या तुमने राम अंकल को चेक नहीं किया कि उनके अंदर केमिकल गया है कि नहीं। तो डॉक्टर प्रणव चुप हो गया। तो आरवी झुंझलाते हुए बोली, अब मुंह क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ अंदर। अब जानकी मॉम के साथ हमें राम अंकल का भी इलाज करना है, क्योंकि दोनों के बॉडी के अंदर केमिकल है। लेकिन इसके लिए हमें हमारी टीम की जरूरत पड़ेगी। तो प्रणव बोला, मेरा टीम अंदर है। जिस पर आरवी बोली, तुम्हारे टीम के अंदर सब मॉडर्न डॉक्टर भरे हुए हैं, कोई भी आयुर्वेदिक से जुड़ा नहीं है, इसलिए मुझे मेरी टीम की जरूरत होगी। और वह तुरंत से अपने शॉर्ट से फोन निकालती है तो देखती है कि काम करने के वजह से उसका फोन का बैटरी डेड हो गया था। तो चिल्लाते हुए बोली, सीट। तो प्रणव बोला, क्या हुआ। वही आरवी बिना कुछ बोले अपने 2 उंगलियों से माथे को खुजलाने लगी। तभी एक बॉडीगार्ड अंदर आया और बोला, सर कोई ऋषित नाम का लड़का है आया है, वह आरवी मैम से मिलना चाहता है। तो सारे लोग आरवी की तरफ देखने लगे। तो आरवी तुरंत से बोली, बुलाओ उसे जल्दी। तो गार्ड जल्दी से भागते हुए बाहर गया और ऋषित को लेकर अंदर आया। अंदर आते ही वह चिल्लाने वाला था, तभी उसको अंदर का सीरियसनेस नजर आया, इसलिए वह चुप रहा। तभी आरवी बोली, ऋषित जल्दी से मेरे टीम से कनेक्ट करो और बोलो कि आधे घंटे के अंदर मुझे वह यहाँ पर चाहिए, और अगर वह अभी कोई और ऑपरेशन में बिजी है तो उनसे बोलो कि वहाँ पर कोई और डॉक्टर शिफ्ट करके यहाँ पर आए। अंडरस्टूड। जिस पर ऋषित बोला, ओके। तो आरवी एक नज़र शिवाय को देखते हुए प्रणव से बोली, चलो जल्दी। इतना बोलकर वो हॉस्पिटल वार्ड की तरफ बढ़ गई, उसके पीछे पीछे प्रणव, शिवाय और अरहान भी। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग रिबॉर्न ऑफ वॉरियर मैट्री पढ़कर देखिए चैप्टर 6 से। वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आएगी, इसलिए प्लीज चैप्टर 6 से पढ़कर देखिएगा।